पंजाब कांग्रेस में चली आ रही उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद कैप्टन लगातार मुखर नजर आ रहे थे। सबकी नजर उनके अगले कदम और अगले फैसले पर टिकी है। इसी बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनकी मुलाकात को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान से नाराज चल रहे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात चली। अब इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस मुलाकात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि अमित शाह से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने नो फार्मर्स नो फूड के साथ ट्वीट कर कहा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिला। इस दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे किसानों के आंदोलन पर चर्चा की गई। उनसे किसानों को निरस्त करने के साथ इस संकट को तत्काल हल करने का आग्रह किया गया। साथ ही एमएसपी गारंटी देने की मांग की गई। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पंजाब में दलित समुदाय के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना कुछ लोगों को हजम नहीं हो पा रहा और शाह का निवास दलित विरोधी राजनीति का केंद्र बन गया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने #नो फार्मर्स नो फूड के साथ ट्वीट कर लिखा, सत्ता में बैठे मठाधीशों के अहंकार को ठेस पहुंची है, क्योंकि एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया तो वो पूछते हैं कि कांग्रेस में फैसला कौन ले रहा है। दलित को सर्वोच्च पद दिया जाना उन्हें रास नहीं आ रहा। दलित विरोधी राजनीति का केंद्र और कहीं नहीं अमित शाह का निवास बना हुआ है। आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पत्ते नहीं खोले थे। इसके साथ ही दावा किया था कि उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी है और वो अंत तक लड़ेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने अपने विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू पर भी तीखा हमला किया था, जिन्हें पिछले दिनों पार्टी की पंजाब इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन सिद्धू ने मंगलवार को कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। खबरों की माने तो पंजाब में बड़ा सिख चेहरा तलाश रही बीजेपी अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दांव लगा सकती है। उधर सिद्धू को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। हालांकि कैप्टन की ओर से मुलाकात के बाद ट्वीट किया गया। किसानों से जुड़ी ये मुलाकात उनकी ओर से बताई गई है। एमएसपी को लेकर बातचीत की गई थी, ये भी दावा किया गया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी की ओर से उन्हें बड़ा ऑफर दिया गया है। उनका अगला कदम क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। साथ ही सिद्धू को लेकर पार्टी हाईकमान काफी सख्त नजर आ रहा है। सिद्धू को लेकर हाईकमान का क्या रुख रहेगा, साथ ही कांग्रेस का क्या कुछ भविष्य आने वाले चुनाव में रहता है, इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंजाब की सियासत में मची उठापटक पर तंज कसा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के खात्मे की शुरुआत पंजाब से हो चुकी है। इन दिनों पंजाब में राजनीतिक उठापटक चल रही है, जिसे देखते हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंजाब कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, पंजाब से कांग्रेस के खात्मे की शुरुआत हो गई है। पंजाब के बाद अब आने वाले समय में छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा कांग्रेस में भी यही हाल देखने को मिल सकता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज पंजाब में कांग्रेस के हालात किसी से छिपे नहीं। पंजाब कांग्रेस में ये हालात 2 महीने पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के बदलाव के साथ बन गए थे। वेस्ट है उसकी सेग्रीगेशन गांव को मोटिवेट करें, वो अपने लेवल पर करना है। और उसके साथ साथ मनरेगा के माध्यम से जो हमने ओलंपिक विजेताओं को सम्मानित किया था, उस दिन घोषणा करी थी, आज पोस्ट विभाग के अधिकारियों के साथ यही चर्चा करी। वहीं इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा निवास में प्रदेश के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लॉन्च किया और कहा कि हरियाणा में स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे, जिसमें हम पहली बार 1 नंबर और दूसरी बार 2 नंबर आए हैं। हमारे 2 जिले 2nd और 3rd आए। हमारे 2 जिले 2nd और 3rd पूरे इंडिया, उसको देखते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की आज शुरुआत हमने हरियाणा में करी, जिसके अंदर दिसंबर महीने तक 3 अलग अलग प्रकार के सर्वे 550 से ऊपर गांव में हरियाणा के फिजिकली और डिजिटली और साथ में डिपार्टमेंटों के अलग अलग मॉनिटरिंग के माध्यम से होंगे। और उसके अंदर हमें पूरा विश्वास है, मैंने सारे
CEOs की भी जिम्मेवारी लगाई है, इसको पर्सनली टेकअप करके केवल मात्र इस सर्वे की लिमिटेशन तक नहीं। वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी उतारा जाएगा, जिसके लिए दोनों पार्टियां पहले हाई लेवल बैठक करेंगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ऐलनाबाद में होने वाले उपचुनावों के लिए गठबंधन के प्रत्याशियों का ऐलान 8 अक्टूबर से पहले कर दिया जाएगा। हरियाणा में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और यहां के शिक्षा मंत्री को भी डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया है। बदला मौसम और दे दी बीमारियों ने दस्तक। हरियाणा की सड़कों पर इन दिनों जगह जगह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नजर आ रहे हैं। वायरल फीवर, मलेरिया और डेंगू की बीमारियों ने आम जनता से लेकर स्वास्थ्य विभाग की नाक में दम कर रखा है। बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और यही बीमारियां लोगों पर हावी हो रही हैं। यमुनानगर में डेंगू के 25 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कंवरपाल गुर्जर की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने डेंगू का टेस्ट करवाया। डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें चंडीगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यमुनानगर के स्थानीय विधायक ने चंडीगढ़ के अस्पताल में पहुंचकर विधायक का हालचाल जाना। कंवरपाल जी पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, उनको बुखार था। जब टेस्ट करवाया गया तो प्लेटलेट्स उनके धीरे धीरे कम होने शुरू हुए, तो हमने उनको कल प्रातः फोर्टिस अस्पताल मोहाली में एडमिट करवाया है और सुबह करवाया था। शाम की जो रिपोर्ट आई है उसमें प्लेटलेट्स कुछ बढ़े हुए आए हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से जल्दी ही वो स्वस्थ लाभ होकर घर आएंगे। फरीदाबाद में भी डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। फरीदाबाद में 100 से ज्यादा डेंगू केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से वैसे तो ज्यादातर मरीज रिकवर हो चुके हैं, लेकिन 20 के करीब मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। हमारे पास इस समय टोटल 104 मरीज हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ द मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। हमारे बीके के अंदर इस समय 3 मरीज भर्ती हैं डेंगू के। इस समय वायरल फीवर काफ़ी आ रहा है, तो वायरल फीवर को लोग डेंगू से कंफ्यूज ना करें। जो भी बुखार है, वायरल फीवर में भी हाई ग्रेड फीवर आता है, इसके लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती करा जाता है। लेकिन जिसके प्लेटलेट के काउंट 1 लाख से कम है, उसको हम सस्पेक्टेड डेंगू में रखते हैं। और यदि 20,000 से कम है तो हमें थोड़ी चिंता होती है, या कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो तो हमें चिंता होती है, और हम उसके प्लेटलेट काउंट और पीसी भी रेगुलर कराते रहते हैं। और यदि हमारे को किसी को माइक्रो यूनिट चढ़ानी पड़ती है तो उसकी रेट फिक्स करी हुई है 400 रुपये, और मेगा यूनिट सिंगल डोनर प्लेटलेट चढ़ानी होती है तो उसकी रेट भी फिक्स करी हुई है 11,000 रुपये। और टेस्टिंग की रेट भी सरकार ने फिक्स करी हुई है 600 रुपये सीरोलॉजी वाले टेस्ट के हैं। इससे ज़्यादा पैसे यदि कोई चार्ज करता है प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट लैब तो उनकी शिकायत करें, हम उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लें। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को डेंगू के डंक और वायरल फीवर समेत बाकी की बीमारियों से बचाया जा सके। हरियाणा के अमूमन हर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग जोन में टीमें बनाई हैं, जो धरातल पर काम कर रही हैं। देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इन बीमारियों से कैसे निपटता है। बदलते मौसम के साथ साथ अब और भी बीमारियों का डर बढ़ने लगा है। जरूरत है अपना ख्याल रखें और स्वास्थ्य विभाग के बताए नियमों का पालन करें। आज़ादी के महोत्सव के चलते इन दिनों देश भर में साइकिल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। पलवल में भी सीआरपीएफ और बीएसएफ ने साइकिल रैली निकाली। आज़ादी के 74 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के तहत हर विभाग अलग अलग तरीके से रैलियां निकाल रहा है। कुछ साइकिल यात्रा के जरिए अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हरियाणा के पलवल में सीआरपीएफ के जवानों ने साइकिल रैली के जरिए अमृत महोत्सव का आगाज किया। रैली का उद्देश्य देश के युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी के किस्से बताना था। ये 4 साइकिल रैलियां देश की चारों दिशाओं से चलकर और 2 अक्टूबर को इनको राजघाट पर पहुंचने का प्लान किया गया है। ये रूट नंबर 4 की साइकिल रैली है, जो कि कन्याकुमारी से चलकर आज यहाँ पलवल में पहुँची है। आगे कहाँ तक निकलेगी, कहाँ पर आगे इनका पड़ाव, अगला डेस्टिनेशन होगा गुड़गांव में, जहाँ की हमारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ग्रुप सेंटर है। वहाँ पर
देश की चारों दिशाओं से आने वाली रैलियां एकत्रित होंगी और आगे फर्दर डेस्टिनेशन राजघाट के लिए वो 2 अक्टूबर को मार्च करेंगे। वहीं दूसरी ओर पलवल में ही बीएसएफ की साइकिल यात्रा को महाराणा प्रताप भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बीएसएफ के जवानों की साइकिल यात्रा मध्य प्रदेश के टेकनपुर ग्वालियर से होते हुए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर समाप्त होगी। हम ये रैली ग्वालियर से और राजघाट तक कर रहे हैं, जिसमें कुल 45 साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं। इस साइकिल रैली के जरिए हम अपने देश में ये जागृति लाना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता बड़ी मुश्किलों से, बहुत ही बलिदानों के बाद हमें हासिल हुई है और हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह इस स्वतंत्रता को बनाए रखने में, साथ ही देश की गरिमा को बनाने और उठाने में पूरा सहयोग करें। इस रैली के जरिए हम फिट इंडिया मूवमेंट, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष और साथ ही स्वच्छ भारत की जो क्रांति इस देश में शुरू हुई है, उसका संदेश देते हुए राजघाट तक जा रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि देश को आजादी कई वीर सपूतों के बलिदान के बाद मिल पाई है। अब अमृत महोत्सव के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथा युवाओं के बीच पहुंच रही है, तो वहीं सीआरपीएफ और बीएसएफ की साइकिल यात्रा का दूसरा उद्देश्य फिट इंडिया का संदेश देना भी है। रैली में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों ने हिस्सा लिया, तो वहीं जवानों ने देश के युवाओं को शहीदों के बलिदान की कहानियां भी बताई। हरियाणा सरकार की तरफ से धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी है, जिसके चलते अंबाला में किसान अपनी धान मंडी में लेकर पहुंचने लग गए हैं, तो वहीं मार्केट कमेटी की तरफ से भी सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इन दिनों हरियाणा में धान की खरीद को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसे देखते हुए अंबाला की अनाज मंडी में किसानों के मैनुअल गेट पास काटे जा रहे हैं। दरअसल धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी है, लेकिन मंडी में धान 20 सितंबर से ही आनी शुरू हो चुकी है। काफी किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच भी रहे हैं। मंडी में अपनी फसल लेकर आए किसानों के मुताबिक सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी है। लेट खरीद शुरू होने से हमारी फसल खराब हो रही है। पिछले दिनों बारिश आने की वजह से धान भीग गई थी और अब दोबारा सुखानी पड़ रही है। ये अपना जीरी नू 3-4 दिनों के बड़ी पड़ी आ पूरी और सुक्की जीरी है बिल्कुल, वो चर हुआ है, देख लियो हमर जिले का। और 4 दिन उरी पड़े मंडी में, बहुत बुरा हाल होया किसानों का। ठामा सूखनी पैदे ऊपर से परमात्मा बूंद पैदे, इनू उठाए तो ले कम से कम, जो सूख ली उसको तो पहुँचाए दो उठाएगा गवर्नमेंट खरीद कर का। एक नहीं ठड्डा तो लगा हुआ, तो भी नहीं लग रही किसी दे। दिक्कत तो सारी आ रही, सारी बुरी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही किसानों, सारे किसान पड़े हैं। देखो कितने किसान खड़े पड़े भी हैं मोरा मंडिया में, बहुत हालात खराब आ। इनू 25 नू खरीद करनी चाहिए थी जी, इब भी पहले नू कह रहे हैं, पहली लग तो बहुत 3 दिन पड़े पहली में, 3 दिन और बैठना पड़ा करो किसान नू। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है जी। मार्केट कमेटी के मुताबिक धान की खरीद को देखते हुए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि मजदूरों के लिए यहाँ ना तो कोई इंतजाम है और ना ही कोई शौचालय की सुविधा। पहले सरकार बोल रही थी कि 25 तारीख को शुरू करेंगे, लेकिन सरकार ने शुरू नहीं किया और अब बोल रहे 1 तारीख से शुरू करेंगे। और जो किसान का माल तो पक्का हुआ है पूरा, और बरसात की वजह से कुछ माल भी गिल्ला हुआ, उसको सुखा रहे हैं और बहुत परेशानी है। अंबाला की अनाज मंडी के मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने इंतजामों को लेकर दावा किया है कि फसल को लेकर आ रहे किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। मंडी में सफाई व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और किसानों के लिए पीने पानी की व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। हमारी सीजन के लिए पूरी तैयारी है, जब भी सरकार परचेज करेगी हम तैयार हैं। धान की खरीद के दौरान सरकार नहीं चाहती किसानों को कोई परेशानी हो, तो वहीं अंबाला की अनाज मंडी के मार्केट कमेटी की ओर से भी सभी व्यवस्थाएं होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि धान की खरीद के दौरान किसानों को कोई परेशानी होगी या नहीं। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में नाइट ड्यूटी में तैनात डॉक्टर और स्टाफ पर मारपीट करने के आरोप लगे हैं। डॉक्टर और स्टाफ पर आरोप है कि अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज के साथ मारपीट की गई है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित नागरिक अस्पताल की है, जहां नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ पर कई सवाल उठ रहे हैं,
क्योंकि नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ पर मरीजों के साथ मारपीट करने का आरोप है। आरोप है कि इलाज के लिए तेज बुखार में अस्पताल पहुंचे युवक को डंडों से बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान बीच बचाव करने आए दिव्यांग को भी डॉक्टर और स्टाफ ने अपना निशाना बनाया, उसके साथ भी बेरहमी से मारपीट की। इस मारपीट के बाद मरीज के शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं कि कैसे उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। मेरे को मारा, बता भाई। क्यों मारा था? मैंने बोला बहाना कर रहे हैं, रूम से भगा, मैं हॉस्पिटल से निकाल दे, क्या बात तेरे को बहाना कर रहा था, बहाना कर रहा था कि तेरे को कुछ नहीं है तो बहाना कर रहे हो। मेरे को रूम से बाहर निकाल दिया। आधा घंटे रुके बाहर में सोए तो मेरा भाई सकेत आया, देखा एकदम छू के लाल है, तो जाके बोला भाई इस बंदे को बुखार लग रहा है, तो यार देख क्यों नहीं रहा है। तो फिर देखा 104.8 डिग्री बढ़ ही रहा था। वहीं इस दौरान मीडिया ने नागरिक अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर और स्टाफ से बात करने की कोशिश की, तो वहां डॉक्टर और स्टाफ मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से आनाकानी करता दिखाई दिया। घटना के बाद अब नागरिक अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रक्षा करने वाले हाथ कैसे किसी के साथ मारपीट कर सकते हैं। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और जल्द आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में हुई इस घटना पर अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। देखना अब ये होगा कि इस मामले में पुलिस आरोपियों पर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि इस पूरे मामले में नागरिक अस्पताल के डॉक्टर भी मरीज और मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं और दोनों ही पक्षों ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कई बार हमारे सामने जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। एक ऐसा ही वीडियो करनाल से सामने आया है, देखिए रिपोर्ट। क्या बात हो गई? क्या होया? करनाल के जिला सचिवालय में सामने आए इस वीडियो को देखिए जरा। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति एक युवती के साथ पुलिस से गुहार लगा रहा है। पुलिस अपनी बात सुनने की विनती कर रहा है, लेकिन पुलिस वाले दोनों की बात नहीं सुन रहे और उन्हें घसीटते हुए बाहर की ओर लेकर जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिख रहा व्यक्ति इस युवती का पिता है। अब जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा, उनकी बातें सुनी, सभी को यही लगा कि यहाँ पुलिस की दादागिरी चल रही है। खालसा से सर हमारी सुनवाई भी नहीं, बिना बात के लेके जा रहे हैं हमको। मैं बोली मैं एसपी सर से आपके खिलाफ मामला दर्ज है क्या? हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो पकड़ क्यों ले रहे हैं? ऐसे ही पकड़ के ले रहे, पर बात तो सुनने दो। क्या मामला क्या था? मामला क्या था? कई बार शामिल 10 दिन के बाद सर फोन किया, 10 दिन के बाद अच्छा बात हुई थी, सिर्फ मेरी कोई कार्रवाई। लेकिन हम आपको इस वीडियो के पीछे की सच्चाई बताते हैं। दरअसल तस्वीरों में दिख रही युवती की करीब 1 साल पहले शाहपुर गांव में शादी हुई थी। शादी के बाद युवती ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। युवती पर आरोप है कि अपने ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगाने के बाद युवती ने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी सास की पिटाई की। इसलिए अफेयर लॉज है, इन्होंने दहेज का पर्चा दर्ज कराया हुआ है। अच्छा, ये करीब 1 साल के बाद अपने ससुराल के अंदर घर में घुस गए, आकर उनके साथ मारपिटाई की। ससुराल वालों के साथ? लड़के की माँ के साथ मारपिटाई की है, इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज मारपीट करने का। आज ये सर एसपी ऑफिस आए थे, कहाँ आए थे सर? आज ये एसपी ऑफिस में आए मिलने के लिए। अच्छा, तो इनको अरेस्ट करें? इनको अरेस्ट करें, मुकदमे के खिलाफ इनको कई बार फोन कर लिया, आज तक शामिल जांच में है। पर्चा कब का दर्ज है? ये 9 महीने का दर्ज है। मतलब इन्होंने मार के खिलाफ कम से कम 1 महीना पहले पर्चा दर्ज हो चुका है और मारपीट करने का 20 बार मेरी बातचीत हो चुकी है, जो कि बार बार बुलाने पर भी हाजिर नहीं आ रहे थे। तो मारपीट करने पर ऐसे इनको जबरदस्ती पकड़ के क्यों ले? तो बुलाने पे पुलिस के नहीं आएंगे तो क्या करेगी पुलिस? बता दें कि दोनों पर आरोप ये भी है कि दोनों बाप बेटी पिछले 1 महीने से पुलिस की जांच में शामिल होने के लिए भी नहीं आए। दोनों को कई बार जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया और कई बार फोन भी किया गया, लेकिन दोनों फोन पर पुलिस वालों के साथ बदतमीजी किया करते थे और अब जाकर दोनों बाप बेटे एसीपी से मिलने पहुंचे थे।
वहीं मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि मामले में दोषी कौन है। चरखी दादरी में लोग सीवरेज की समस्या से परेशान हैं। परेशान लोगों ने दिल्ली महेंद्रगढ़ रोड पर जाम लगा दिया। प्रशासन से खफा लोगों की ऐसी तस्वीरें सामने आना मानो अब आम बात हो गई है। कभी ये लोग पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो कभी समस्या सीवरेज के गंदे पानी की निकासी की होती है। चरखी दादरी में पिछले कुछ समय से सीवरेज के पानी की समस्या गड़बड़ाई है। वाल्मीकि बस्ती में सीवरेज की लाइनें ब्लॉक हो चुकी है, जिसके चलते गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। अब लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है और जब लोगों की गुहार को अनसुना किया गया तो गुस्साए लोग प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। सारा मोहल्ला बीमार पड़ा है, नहीं करता जी है, फट्टी मारनी आ जा, बस मार के चले जा, थोड़ा कोनी उसमें दूना रोक के चले जा। होती है कोनी हमारे घर तक, हमारे लिए कोनी पीछा पीछा हो लिया है, वो सफाई हमारे तक नहीं होते, हमारे अंदर घर है। वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने दिल्ली महेंद्रगढ़ रोड पर करीब 2 घंटे के लिए जाम लगाया। इस बीच सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी। गुस्साए लोगों ने मनाने पहुंचे अधिकारियों को काफी खरी खोटी सुनाई, लेकिन प्रशासन की ओर से लिखित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद लोगों ने जाम खोला। ये जो कबीर बस्ती के लोगों ने जाम लगाया है, इनके गली में 11 और 12 वार्ड की दोनों एक गली लगती है, उसमें आधा फुट पानी खड़ा है। लगभग 1 महीने से इन्होंने डीसी को बोल दिया, एक्शन को बोल दिया, एसडीओ को बोल दिया, सबको बोल दिया। आज इन्होंने मजबूर होकर सुबह एक 8 साल का बच्चा एक उस पानी में गिर गया था, किसी बुजुर्ग आदमी ने उसको उठाया और उसको हॉस्पिटल ले गए हैं और मलेरिया डेंगू के उस गली में काफ़ी केस बढ़ चुके हैं। इन्होंने इंतजार करके रोड पे आ गए हैं। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने आधा घंटा हो गया रोड को जाम के, एक भी साइकिल भी नहीं निकल रही। उसके बाद भी प्रशासन पर जो तक नहीं रहेंगी है, प्रशासन का कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं पूछा है। एक तो सीवरेज के गंदे पानी की समस्या, तो वहीं दूसरी ओर जानलेवा बीमारियों का अटैक। ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द समाधान किया जाए। वाल्मीकि कॉलोनी के लोगों ने जाम जरूर खोल दिया, लेकिन एक प्रशासन को चेतावनी भी दी गई है कि यदि समय रहते उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो वह अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ जाएंगे। रोहतक में 1.5 महीने पहले मिले महिला के शव की शिनाख्त हो गई है। तो वहीं चरखी दादरी की बात की जाए तो यहां 2 दिन पहले लापता हुई युवती का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें चरखी दादरी की है, जहां पुलिस की कार्यप्रणाली से गुस्साए कुछ लोगों ने आदमपुर बस स्टैंड की सड़कों को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरा मामला 2 दिन पहले का है, जब गांव की ही एक लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई। परिजनों ने लड़की के लापता होने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई। 2 दिन तक पुलिस प्रशासन को बच्चे का पता नहीं चल पाया और 2 दिन बाद बच्चे का शव गांव के ही जोहर से बरामद हुआ, जिसके बाद परिजनों ने शव को बस स्टैंड के समीप सड़क पर रखकर जाम लगाया। अब इसकी बॉडी फुल्ली ऊपर आई है, ये इनने कोई इंक्वायरी नहीं करी। इनका फर्ज नहीं बना कभी कहीं जोड़ तालाब में जाके तैराक को बुला के इसकी कार्रवाई की जाए, कोई मतलब नहीं था इनका। पुलिस का फर्ज होता होगा ये तैराक को लाके तहकीकात की जाए। हमारे ऊपर ही दबाव था कि लड़की तुम्हारे पास है, आए कागज पहले लेके बैठ जाए, आए कागज पहले। क्या मतलब, रिपोर्ट दे दी, सारी जो बात थी वो बता दी, बार बार क्या मतलब है। मुजरिम खुद कहने लग रहा है कि भाई हाँ मेरे साथ थी वो रात को। परिजनों का आरोप है कि नाबालिग बच्ची के साथ पहले तो दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो वहीं परिजनों को समझाने के लिए मौके पर कई अधिकारी पहुंचे, लेकिन एसपी विनोद कुमार के आश्वासन देने के बाद परिजनों ने 4 घंटे बाद जाम खोल दिया। इनकी कुछ डिमांड थी लड़की की डेथ से रिलेटेड, तो मैं SIT से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, दरखास्त देंगे तो मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी सच्चाई होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। 3 दिन पहले दरखास्त दी थी, उस पर मुकदमा दर्ज है और वो लड़का जिसके ऊपर एलिगेशन था वो हमारे पास 2 दिन से वो पुलिस कस्टडी में है। ऐसा नहीं है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो वहीं रोहतक के गिरावड़ गांव में 2 महीने पहले मिली महिला के शव की गुत्थी भी सुलझ चुकी है। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि महिला भिवानी के सय गांव की रहने वाली थी और मानसिक रोगी भी थी। महिला के दोस्तों ने उसके पैसों और गहनों के लिए उसकी हत्या की। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो महिला थी ये मानसिक रोग से पीड़ित थी। ये दवाई लेने के लिए PGI MS रोहतक आती थी
और मानसिक रोग होने के कारण वापस अपने बाल बच्चों के पास नहीं जाती थी। PGIMS एरिया में रहकर रोजगार की तलाश में यही ठिकाना बना लिया, यही रोटी पानी खाता पीता नहीं। ये PGIMS में ये हंसराज और ये भूपेंद्र दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। चरखी दादरी में हुई इस हत्या की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। अब देखना होगा पुलिस इस मामले को कब तक सुलझा पाती है और कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है।